ओके सो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने आई थिंक वेक्टर स्पेसेस कंप्लीट कर चुके हैं, लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके हैं। ओके तो आज हम शुरू करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस से, क्योंकि जो मोस्टली लोगों को आता भी होगा तो उसका थोड़ा देख लेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में क्या क्या होता है। ओके Yes, ma'am. ओके सो विल बी स्टार्टिंग विद अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ओके तो इसमें अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में साथ साथ हम डिटर्मिनेंट का पोर्शन जो होता है ना, डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको भी साथ साथ पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है ओके सो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में पहले हम जानते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे करते हैं, कि हमारे पास एक मैट्रिक्स होती है ए, ओके जो कि किसी फील्ड के ऊपर होती है ओवर एनी फील्ड के। ओके अब मैंने आपको ये भी बताया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में कि एक्चुअली में मैट्रिक्स फॉर्म कैसे होती है। मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होती है? बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बाय द हेल्प ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कि मेरे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो कि आर्स पावर n टू आर्स पावर m जा रहा है, इसकी मैपिंग की हेल्प से हमारे पास ये मैट्रिक्स आती है। ओके और ये जो मैट्रिक्स होती है वो किसकी होती है? ए ऑफ लेट्स टेक ऑफ m क्रॉस n, मेरे पास ये m क्रॉस n मैट्रिक्स है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से मेरे पास एक मैट्रिक्स जनरेट हुई जो कि ए मैट्रिक्स है जिसमें m क्रॉस n की है। ओके अब हम जानते हैं कि मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं। ओके तो ये मोस्टली सब लोगों को आता है, तो आई एम जस्ट रिवाइजिंग ऑल दीज थिंग्स। तो मैट्रिसेस के टाइप में पहला होता है इक्वल मैट्रिसेस। अब तुम लोग मुझे बताओगे कि ये सब चीजें क्या होती हैं, जो नहीं आएगा वो मैं बताऊंगी। तो बताओ इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी दो मैट्रिक्स लेट्स से ए और बी को हम इक्वल मैट्रिक्स कब बोलेंगे? उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। राइट अगर मेरे पास हर एलिमेंट ए का और बी का इक्वल है, ए आई जे इज इक्वल्स टू बी आई जे फॉर I is equals to 1 to m and j is equals to 1 to n, तो वो क्या होता है? इक्वल मैट्रिसेस। सेकेंडली विल कम टू द डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? मैम डायगोनल एलिमेंट ही प्रेजेंट रहते हैं उसमें। हाँ अगर मेरे पास सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हैं a i i, these are the डायगोनल एलिमेंट्स। किसी मैट्रिक्स में मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं और बाकी सारी एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो हैं फॉर i नॉट इक्वल्स टू j, तो वो क्या हो जाता है? डायगोनल मैट्रिक्स हो जाती है। ओके और यहाँ से एक और चीज कि अगर मैं ट्रेस की बात करूं, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए वो क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स व्हिच आई कैन राइट एज लाइक समेशन ए आई 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 गोइंग फ्रॉम 1 टू n। ओके ये क्या हो गया? ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। और ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं छोटी छोटी जो कि हम यही देख लेते हैं, जैसे लेट्स से ट्रेस ऑफ लैम्डा ए, जहां पर लैम्डा कोई एक स्केलर है तो वो किसके इक्वल होता है? लैम्डा ट्रेस ऑफ ए। सिमिलरली इफ आई से ट्रेस ऑफ सम ऑफ टू मैट्रिसेस, दीज आर द टू मैट्रिसेस और उनके ट्रेस का जो सम होगा वो क्या होगा? ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ओके similarly the third property is trace of the multiplication of two matrices, trace of ab is equals to trace of ba। okay and trace of ab's power k, इसका बताओ इसका क्या होगा? ab की पावर k का अगर मैं ट्रेस देखूं वो किसके इक्वल होगा? क्या ये इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ट्रेस ऑफ ए's पावर के b's पावर के इक्वल होगा? क्या ये सही है या गलत है? एनी आइडिया? No, ma'am. No, this is not right. Okay, trace of ab's power k can't be equal to this. Trace of ab's power k is equal to trace of, this is not equal to trace of ba's power k. Okay, by following this property, जो हमने ये थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी कि trace of ab is equals to trace of ba, तो ये कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं ट्रेस की जो कि हमने यही मैम तो किसके इक्वल होगा ये? ओके ट्रेस ऑफ ab's पावर जो k होगा वो इक्वल होगा ट्रेस ऑफ ba's पावर k। okay and this can't be equal to trace of a's power k b's power k। okay ये इसके इक्वल नहीं होगा, ये इसके इक्वल होगा। अंडरस्टूड? ये कुछ प्रॉपर्टीज थी ट्रेस की। ओके
अभी या तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स से जो भी चीजें रिलेटेड थी वो हमने यहीं पे पढ़ ली। अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलते हैं? M equals to N. हाँ, जब मेरे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो तब हम उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी स्केलर मैट्रिक्स पे आ जाओ। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? मैम डायगोनल, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स उसमें एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन स्केलर में जो है एलिमेंट सेम ही रहेंगे। हाँ, तो अगर स्केलर मैट्रिक्स की बात करें, स्केलर मैट्रिक्स में अगर मेरी जो स्केलर मैट्रिक्स है वो इस तरीके से डिफाइंड है दैट aij is equals to some scalar k, okay, for I is equals to j, and otherwise for I not equals to j it is 0, then it is a scalar matrix, okay। ये काफी छोटी छोटी चीजें हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? जब सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएं? 1 हो जाएं, तो वो क्या हो जाती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है, ओके। अभी आ जाओ, दो तरीके की मैट्रिसेस होती हैं, एक होता है अपर ट्रायंगुलर और दूसरी होती है लोअर ट्रायंगुलर। इनमें क्या होता है? मैम इसमें वो एलिमेंट 0 रहते हैं, इसमें आई जिसमें जे से बड़ा होता है। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर की बात करें तो अपर ट्रायंगुलर वो सारे मैट्रिक्स होते हैं, वो सारे एलिमेंट्स, इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो डायगोनल, इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो डायगोनल आर 0, ओके। और लोअर ट्रायंगल में क्या होगा? इफ ऑल द एलिमेंट्स above diagonal are 0, diagonal are 0, ओके। अब इसमें भी दो चीजें आ जाती हैं, एक होता है सीधा अपर ट्रायंगुलर और एक होता है स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर इसी तरीके से लोअर में भी होते हैं, लोअर में होता है एक लोअर ट्रायंगुलर और एक स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर। बेसिकली इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर। तो अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है? जब aij is equals to 0 हो, if I greater than j, ओके। और ये स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर तब होगा जब aij is equals to 0 है if I is greater than equals to j, ओके। तब ये क्या हो जाएगा? इस वाली इनइक्वालिटी के लिए क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर। और सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर में जब मेरे एलिमेंट्स 0 हो फॉर I लेस देन j, और स्ट्रिक्टली अपर लोअर ट्रायंगुलर हो जाएगा जब ये 0 हो इफ I लेस देन इक्वल्स टू j। तो इन ये जो स्ट्रिक्टली वाली प्रॉपर्टीज हैं, इनमें हम क्या कर रहे हैं? डायगोनल एलिमेंट्स वालों की भी प्रॉपर्टीज को कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। डायगोनल जो प्लेसेस हैं उनके भी प्रॉपर्टीज को, उनके भी एलिमेंट्स को रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके। अभी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स काफी सिंपल चीज होती है। ट्रांसपोज में क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स A है, ओके, A m क्रॉस n मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स A I J हैं, तो इसका ट्रांसपोज क्या होता है? लेट्स से कि अगर ये मेरे पास ये 2 3 4 5 ये मैट्रिक्स है, तो इसका ये ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 2 3 4 5, सिंपली दिस, ओके। ये क्या हो जाता है? A ट्रांसपोज, ये जो नई मैट्रिक्स बन के आई ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ A, ओके। ये काफी सिंपल था। अभी आते हैं, दो और इंपॉर्टेंट होती हैं, वो होता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ओके। कोई बताएगा ये क्या होती हैं? सिमेट्रिक में aij equals to aji. ओके, सिमेट्रिक में हमारे पास होता है दैट बेसिकली aij is equals to aji for all ij, और यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक अगर मेरे पास A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A हो, ओके। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि aij is equals to minus ai, या फॉर ऑल ij, और ये हो जाएगा ये ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, ओके। अब स्क्यू सिमेट्रिक में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि अगर I इज इक्वल्स टू j है, I इज इक्वल्स टू j है, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स की। तो उस टाइम पर बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी आई विल राइट दैट aii इज इक्वल्स टू माइनस aii, अगर I और j बराबर है। तो यहाँ से मुझे मिला ट्वाइस ऑफ aii इज इक्वल्स टू 0, aii इज इक्वल्स टू 0। सो ये प्रॉपर्टी आई कि हर डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होगा? 0 होगा, राइट? Yes ma'am. ओके। तो अभी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को कैसे चेक करोगे? अगर सिमेट्रिक है तो वो A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A होगा, और स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस A होगा, ओके। तो इसी में इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं।
कि अगर प्रॉपर्टीज की बात करें छोटी छोटी, तो अगर ए ट्रांसपोज है एंड ए ट्रांसपोज ए, तो ये क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है? मैम सिमेट्रिक है। हाँ, दिस इज सिमेट्रिक. ओके, if I have A and B which is a symmetric matrix, then whether A plus B is symmetric or skew symmetric? सिमेट्रिक। Symmetric. Symmetric. Similarly, multiplication of these two matrices AB, whether this is symmetric or skew symmetric? आल्सो सिमेट्रिक। Symmetric. This is symmetric if and only if this is symmetric if I have AB is equals to BA. Okay, बेसिकली अगर मेरे पास A और B का मल्टीप्लिकेशन कम्यूट करेगा तभी हम बोलेंगे कि A और B का मल्टीप्लिकेशन जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. अंडरस्टूड? और ये क्यों है आप इसको चेक कर सकते हो. बेसिकली A B का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू AB आना चाहिए, तब ये क्या बोलेंगे हम, ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है. ओके, तो हमें क्या प्रूव करना है कि AB सिमेट्रिक है. तो AB का ट्रांसपोज ये क्या आया, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ये क्या आया, BA का ट्रांसपोज. अब BA इज इक्वल्स टू AB जब होगा तभी मेरे पास ये इक्वल आएगा, राइट? तो अगर कम्यूट करती है तो ये सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है. ओके, अभी अगर मैं जीरो मैट्रिक्स की बात करूं तो जीरो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है या स्क्यू सिमेट्रिक होती है? दोनों होगी. या जीरो मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक ओके, और एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर कि जब हम किसी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखते हैं, लेट्स से दिस इज द मैट्रिक्स ए, अब इस मैट्रिक्स को हम दो डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं. कैसे? एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को तोड़ के. वो ऐसे दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2, जहां पर ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, और ये जो है ए माइनस ए ट्रांसपोज दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक. ओके, तो बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स ए को अगर मैं इस फॉर्म में लिख दूं तो ये क्या हो गया, मैंने एक मैट्रिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जहां पर एक मेरे पास सिमेट्रिक है और दूसरी कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक. ओके, ये तो आपने शायद ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा कि किसी भी मैट्रिक्स को इस तरीके से कैसे डिवाइड करते हैं, राइट? यस मैम. ओके, अभी अगर इस पे आ जाते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है मैम? ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी. या अगर मेरे पास ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी है तो वो क्या हो जाती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस. और यहाँ से हम एक और चीज दे सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है देन उसका ट्रांसपोज ही उसका इनवर्स है, राइट? ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इनवर्स. यस मैम. ओके, अभी इसके डिटर्मिनेंट की बात कर लो. तो ऑन टेकिंग डिटर्मिनेंट, अगर मैं डिटर्मिनेंट लूं यहाँ पर तो ये मेरे पास क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी है. ओके, आइडेंटिटी है. अगर मैंने डिटर्मिनेंट लिया दोनों साइड, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी. अब मुझे पता है आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है. ओके, अभी ये देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज. ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, सॉरी, hello, Yes. are you all listening to me? Yes ma'am. Actually my connection was fluctuating, that's why I asked you. Okay, तो डिटर्मिनेंट, अगर कहीं पे कनेक्शन वीक हो ना तो मुझे मैसेज कर देना, ग्रुप पे मैसेज कर देना, कहीं भी एटलीस्ट बता देना. ओके Okay. ओके, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज. ओके, और सिमिलरली अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ के ए है, जहां पर के मेरे पास कोई एक स्केलर है, तो उस टाइम पे दिस इज इक्वल्स टू केस पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ओके, यानी कि ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए का और ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है. सिमिलरली अगर किसी मैट्रिक्स में किसी एक स्केलर का मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो दैट इज इक्वल्स टू केस पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. और यहाँ पर एन क्या है, एन ऑर्डर है उस मैट्रिक्स का. ओके, तो यहाँ पर देखो ये क्या है मेरे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज.
तो डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A, सो आई कैन राइट इट लाइक डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर। ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल हो जाएगा, ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ A है, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, राइट और नॉट? Yes, no. तो यहाँ से आया मेरे पास कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो ये आया कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 है तो क्या हो गया कि A जो है वो नॉन सिंगुलर है और क्या है, इनवर्टिबल है। ओके, और कोई भी मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटर्मिनेंट ये होगा, ठीक, और वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी। इन्वर्टिबल का केस तो हमने यही चेक कर लिया था कि कोई मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल है तो उसका इनवर्स उसका ट्रांसपोज होगा, राइट। अब इसी तरीके से आप इसी प्रॉपर्टी से, ये जो ऑर्थोगोनैलिटी की प्रॉपर्टी है, इसी से आप चेक कर सकते हो कि लेट्स से कि अगर A और B कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं ऑफ ऑर्डर n, ओके, तो क्या AB और BA जो हैं वो ऑर्थोगोनल होंगी? आर दीज आर ऑर्थोगोनल और नॉट? कैसे चेक करोगे? बेसिकली आपको क्या करना है कि AB ट्रांसपोज इनटू AB इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी, राइट? Yes, ma'am. ओके, तो आप क्या करोगे, ट्रांसपोज को पहले खोलोगे, दैट इज B ट्रांसपोज A B। मैम होगी ये तो। हाँ होगी, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी आइडेंटिटी हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, तो ये क्या हुआ, दिस इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सिमिलरली आप BA के लिए चेक कर सकते हो, BA को इसी कंडीशन में पुट करो, इक्वल्स टू आइडेंटिटी, वो भी हो जाएगा। अब बताओ A प्लस B जो होता है क्या ये ऑर्थोगोनल होता है या नहीं? मैम ये होगा तभी जब A B इक्वल टू माइनस B होगा। ओके, तो A प्लस B अगर सिर्फ ये वाली कंडीशन दूं तो ये ऑर्थोगोनल नहीं है, राइट? A प्लस बी इज नॉट ऑर्थोगोनल। अगर आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी चेक करो तो A प्लस बी ऑर्थोगोनल होने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, A प्लस बी और A प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी होना चाहिए। तो क्या ये आइडेंटिटी के इक्वल है? आप इसको क्या करो, ट्रांसपोज को सॉल्व करो, मल्टीप्लिकेशन करो, उसके बाद अगर ये आइडेंटिटी मैम के, जब A B ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी हाँ हो। हाँ, तब तो ये हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। तो इस पे भी क्या हो रहा है, एक कंडीशन अप्लाई हो रही है कि अगर इफ एंड ओनली इफ जो केस फॉर्म हुआ है, अगर वो इक्वल हो जाते हैं तो वो ऑर्थोगोनल होगा, वरना नहीं होगा। ओके, तो ये इसमें केस लग गया कि अगर ऐसा कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं तो ऑर्थोगोनल है, अदरवाइज नहीं है। ओके, अभी मुझे ये बताओ कि ए इनवर्स ऑर्थोगोनल होगा या नहीं? अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ए इनवर्स ऑर्थोगोनल होगा? Yes, ma'am. Yes, होगा। ma'am. क्या दिस इज ऑर्थोगोनल? ओके, ए इनवर्स भी ऑर्थोगोनल होगा। ओके, अब एक और चीज कि अगर आपको चेक करना हो कि कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं है, तो आप मैट्रिक्स को बिना सॉल्व किए कैसे चेक करोगे कि लाइक कि कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं है? मैट्रिक्स को चेक कैसे करोगे कि कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है? मैम किसी दो रो का ले लेंगे, उनका स्क्वायर का सम करेंगे तो थर्ड रो के बराबर आना चाहिए। तो ये तो आपने काफी लंबा प्रोसेस बता दिया। मैंने आपको डॉट सिमेट्रिक है या प्रोडक्ट नहीं पढ़ाया ये था चेक कर सकते हैं। क्या? सिमेट्रिक है या नहीं ये चेक कर सकते हैं। मुझे ऑर्थोगोनैलिटी चेक करनी है, कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं है, मुझे ये चेक करना है, तो उस टाइम पे मैं क्या करूं? अरे सिंपली उसको निकालें ऐसे, या तो फिर एक मेथड ये है कि स्क्वायर का सम करके जो है तीसरी थर्ड के बराबर आना चाहिए, और उनका सम जो है वो 0 के बराबर आना चाहिए, शायद ऐसा कुछ पड़ा हुआ है। डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है आपने? यस। डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड है ये, डॉट प्रोडक्ट, और मैंने आपको वेक्टर्स जो पढ़ाए थे तो उससे रिलेटेड है ये। 1 सेकेंड। ओके, तो लेट्स से कि मेरे पास ये मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स हैं कुछ 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स ले लेते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2।
A3 B3 C3, ये मेरे पास मैट्रिक्स है जिसके ये एलिमेंट्स है। 3x3 की मैट्रिक्स ली हमने। अब मैंने क्या करना है कि ये मैट्रिक्स को मैंने वेक्टर्स के फॉर्म में ले लेना है कि ये मेरा वेक्टर U1 है, ये मेरा U2 वेक्टर है और ये मेरा U3 वेक्टर है। ओके, ये मेरे पास आ गए 3 वेक्टर्स। ओके, अब मैं क्या करूंगी, मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करूंगी कि अगर मेरे पास Ui Uj इज इक्वल्स टू 0 आ जाता है फॉर I नॉट इक्वल्स टू j, यानी कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाता है, दो लाइक नॉट सिमिलर डॉट प्रोडक्ट। ओके, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाता है और उनका डॉट प्रोडक्ट Ui Uj इज इक्वल्स टू 1 इफ I इज इक्वल्स टू j, यानी कि उनका उन्हीं के साथ डॉट प्रोडक्ट अगर मैं करूं तो अगर वो 1 आ जाता है तो ये प्रॉपर्टी थी ऑर्थोगोनैलिटी चेक करने के लिए। बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर मैं U1 डॉट U1 करूं तो U1 डॉट U1 क्या होगा, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ओके, अगर ये 1 के इक्वल आ जाता है, सिमिलरली आप U2 डॉट U2 करोगे B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, अगर वो 1 के इक्वल आ जाता है, सिमिलरली U3 के लिए अगर ये वाली तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है और ये 1 के इक्वल आ जाती है। ओके, और अगर आप किसी U1 डॉट U2 करते हो तो वो 0 के इक्वल आ जाए, U2 डॉट U3 करते हो तो वो 0 के इक्वल आए, सिमिलरली U1 डॉट U3 करते हो तो वो 0 के इक्वल आए। तो बेसिकली आप सिंपल कैलकुलेशन डॉट प्रोडक्ट की करके आप ये चेक कर सकते हो कि कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं है, राइट? यस मैम। ओके, आपको क्या करना है, U1 का U1 में डॉट प्रोडक्ट करना है, U2 का U2 में, U3 का U3 में। अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल आता है और U1 U2 U2 U3 और इनके पेयर्स का जो वेक्टर्स है डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आता है तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हो जाएगी, राइट? जैसे कि ये मैंने बता दिया U1 के लिए। सिमिलरली आप U1 डॉट U2 जब करोगे तो क्या आएगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो ये वाले डॉट प्रोडक्ट्स यानी U1 U2 U2 U3 ये वाले डॉट प्रोडक्ट सारे कैसे आ जाएं, 0 आ जाएं, तो वो क्या हो जाएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। ओके, अभी एक चीज मैम ये देखिए, कॉलम के लिए वैलिड है क्या? क्या जैसे आपने U1 जो है रो को माना है, ऐसे अगर U1 को मैं कॉलम वाइज मान लूं तो ये वैलिड है क्या? अरे हमने कैसे माना है, हमने जो मैट्रिक्स फॉर्म होती है, आपने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में जैसे फॉर्म हो रही है हमने उस तरीके से लिया है। वहां पे क्या होते हैं, मेरे पास रोज होती हैं, मेरे पास रोज ही में तो रिप्रेजेंट कर रहे थे हम। जब हमने कॉलम रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था तब हमने ऐसे ही तरीके से रिप्रेजेंट किया था, तो मैंने इसी तरीके से वेक्टर्स अपने माने हैं। अगर मैं इस तरीके से वेक्टर्स मान लूंगी तो वो फिर प्रोसेसिंग अलग हो गया, आपने वेक्टर्स ही गलत ले लिए ना उस टाइम पे। अगर आप सारा चीज ध्यान से देखो तो मैट्रिसेस कहाँ से आई, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। वेक्टर स्पेसेस जनरेट हुआ, उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हमने, मैपिंग की, मैपिंग से हमने मैट्रिसेस जनरेट की, और मैट्रिसेस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी अल्टीमेटली वेक्टर्स के ही थ्रू आ रही होती हैं। अगर आप जो भी मैट्रिक्स फॉर्म होती है वो किसकी करस्पॉन्डिंग फॉर्म होती है, कोई मैंने आपको बताया था जब आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हो तो आप एक ऑर्डर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में करते हो। आपके पास जो भी मैपिंग होगी उसके रिस्पेक्ट में बेसिस होंगे और उसके रिस्पेक्ट में बेसिस के अकॉर्डिंग आप मैट्रिक्स फॉर्म करोगे। तो ये क्या है, उन्हीं बेसिस के रिस्पेक्ट में आपने कोई भी एक मैट्रिक्स फॉर्म करी है और वो जो मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनैलिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। ओके, अब ऑर्थोगोनैलिटी में क्या था, आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या कंडीशन थी कि कोई भी डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर कब होता है, ऑर्थोगोनल कब होता है, 90। या जब उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो। डॉट प्रोडक्ट में क्या बताया था कि अगर दो वेक्टर्स का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं, अगर u डॉट v इज इक्वल्स टू 0 हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, वो जो वेक्टर्स हैं वो क्या है, ऑर्थोगोनल है, और यू कैन से दैट दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर, राइट? सिमिलरली हमने ये बोला था कि अगर डॉट प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 जाता है देन दीज वेक्टर्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, और अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0 जाता है देन दीज वेक्टर्स आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, राइट? तो ये जो प्रॉपर्टी आई है ये कहाँ से आई है, ऑर्थोगोनैलिटी से आई है। ये डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ये वहां से आई है।
ओके तो आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है फिलहाल, आप बस इतना समझिए कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स को चेक करना हो तो आप क्या करोगे, आप उनका डॉट प्रोडक्ट करके देखोगे। अगर उनका उन्हीं वेक्टर से सेम वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करने के टाइम पर 1 आता है और डिफरेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करने के टाइम पे 0 आता है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल वेक्टर हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके अभी एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मैं बोलूं कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक्स है, तो अगर मुझे एस पावर 20 निकालना हो, देन इट इज स्क्यू सिमेट्रिक और इट इज सिमेट्रिक, ये बताना है मुझे। सिमेट्रिक मैम होगी। ये कैसी होगी, सिमेट्रिक होगी। तो मुझे पावर कोई इवन बता, है ना? हाँ अगर मुझे बताएगा कोई कैसे होगी ये, पावर इवन है मैम। हाँ पावर इवन है। तो एक बार इसको देख लेते हैं, हमने क्या बोला, ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो बेसिकली ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या है, माइनस ए है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं एस पावर एन ट्रांसपोज, वो किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज एन पावर के। ओके तो अब मैं बोलूं माइनस एस पावर एन, तो माइनस एस पावर एन क्या होगा, माइनस 1 पावर एन ए। ओके अब n क्या है, 20 विच इज एन इवन नंबर, तो अगर n इवन है तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगी, और अगर n ऑड है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। राइट, तो n इवन है हमारा, तो ये कैसी हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, सॉरी दिस विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके अभी आप इसी तरीके से एक और चीज देखो, नोट पॉइंट में नोट कर लेना इसे, कि अगर कोई मैट्रिक्स A है विच इज ऑफ 3x3, ओके सिंपल मैट्रिक्स से लेके चलते हैं, तो मुझे ये बताना है दैट नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वायर्ड टू राइट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मुझे कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अभी हम 3x3 की बात करके चल रहे हैं, अगर n क्रॉस n की हो, सिमिलरली अगर मैं जनरलाइज कर दूं इसी रिजल्ट को, किसी भी रिजल्ट को, तो कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज चाहिए किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिखने के लिए। अगर मैं 3x3 की बात करूं तो मुझे कितनी एंट्री चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिखने के लिए, 7 एंड 6 3 एंट्रीज चाहिए। क्या 3 भी चाहिए क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट ले सकते हैं ना, वो भी सिमेट्रिक होगी। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में बेसिकली मेरे पास सिंपल प्रॉपर्टी थी, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, राइट। तो अभी मैं अगर मैं ले लूं ए ई एफ, ये कोई भी एलिमेंट्स है मेरे पास बी जी सी, अब ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे इनके, राइट, क्योंकि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करानी है। तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए कब होगा, जब ये एलिमेंट्स क्या लूं मैं, इक्वल लूं इन एलिमेंट्स के। सो बेसिकली मेरे पास एक एंट्री मुझे ये लेनी है, 2 एंट्री और 3 एंट्री, तो मुझे 6 एंट्रीज चाहिए। कब, जब मुझे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखनी है। 6 एंट्रीज का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि 6 कैसे चाहिए, क्योंकि मुझे मैम आइडेंटिटी भी तो सिमेट्रिक होती है। क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम एक जनरल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, आइडेंटिटी तो आपने एक स्टैंडर्ड केस ले लिया कि वो सिमेट्रिक हो जाएगी, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए हो जाएगा। आप अगर नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वायर्ड टू राइट अगर आप अगर मैं आपको कोई एक मैट्रिक्स दूं जिसमें आपको रैंडम नंबर भरने हो, कोई भी रैंडम 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है आपको, तो वो आप कैसे बनाओगे। ओके आइडेंटिटी में तो आपको पता है कि मेरे को ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स 1 लेने हैं, बाकी सारे 0 पुट कर देने हैं। ओके वो सिमेट्रिक हो गई, वो तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ द मैट्रिक्स हो गई ना, कि आइडेंटिटी एक पर्टिकुलर टाइप है सिमेट्रिक का। मैं एक जनरल केस की बात कर रही हूँ कि आपके पास अगर कोई भी जनरल मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो कोई सी भी सिमेट्रिक मैट्रिक को लिखने के लिए आपके पास कितनी एंट्रीज होनी चाहिए, कितनी नंबर ऑफ नन जीरो एंट्रीज बोल सकते हो, जीरो एंट्रीज भी बोल सकते हो, कितनी एंट्रीज होनी चाहिए वो जानना है मुझे। ओके अगर ये सारी एंट्रीज मैं अलग अलग ले रही हूँ तो ओके तो अभी बताइए यहाँ पे 6 एंट्रीज का मतलब समझ में आया, 6 एंट्रीज कैसे ली मैंने। यस मैम। बेसिकली मुझे क्या करना है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए वाली प्रॉपर्टी फॉलो करानी है। तो उसके लिए क्या हुआ, ये जो ई एफ है वो यहाँ पे भी ई एफ ही होना चाहिए, तभी ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होगा। अब जैसे यहाँ पे जो बी जी है वो यहाँ पे जी ही होना चाहिए, तभी ये ट्रांसपोज के इक्वल होगी, इसका ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। तो ये तो एलिमेंट्स रिपीट हो गए यहाँ पर,
ओके इसके तो एलिमेंट्स रिपीट हो गए, तो मेरे को क्या चाहिए 1 2 3 6 एंट्रीज चाहिए। सिमिलरली इस केस को मैं अगर n के लिए जनरलाइज कर दूं कि n क्रॉस n कोई मैट्रिक्स है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक एंट्री, दो एंट्री, 3 के लिए क्या केस था 1 2 3, n क्रॉस n के लिए क्या केस हो जाएगा 1 2 3 2 n हो जाएगा। ये क्या आया था 1 + 2 + 3, तब मेरे पास आया 6। अब मेरे पास n क्रॉस n ऑर्डर है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 गोइंग टू n। इतनी नंबर ऑफ एंट्री चाहिए विच इज क्या व्हाट n + 1/2, राइट। These are the total number of entries that are required to write a symmetric matrix. Okay? Yes, ma'am. यस सिमिलरली अभी आप इसी केस में बताओ, अगर मेरे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब आपको क्या करना है, इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। अगर मैं बोलूं कोई एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म करनी है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक की जो प्रॉपर्टीज होती है दैट A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A, और स्क्यू सिमेट्रिक में एक और क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं 0. 0 होते हैं। तो बेसिकली अगर मैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लूं, तो एक चीज तो मेरे पास क्लियर है कि डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, तो मैंने क्या किया पहले डायगोनल एलिमेंट 0 पुट कर दिए। ओके अब आप बताइए नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी रिक्वायर्ड है, तो बेसिकली मुझे यहाँ पर पोजीशंस फिल करनी है, और ये जो पोजीशंस होंगी ट्रांसपोज भी फुलफिल कराना है, तो ये क्या हो जाएंगी इनका ये वाली पोजीशन सेम होंगी। तो बेसिकली मुझे 3 पोजीशन चाहिए, 1 2, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज 1 + 2 = 3। ओके इतनी पोजीशन चाहिए। अब इसी तरीके से मैं n क्रॉस n पर जाऊं तो क्या हो जाएगा 1, अगर मेरे पास 3 क्रॉस 3 की थी तो 1 + 2 हो रहा था। अब इसी तरीके से n क्रॉस n पे जाएंगे तो क्या होगा 1 + 2 गोइंग टू n - 1। इतनी नंबर ऑफ एंट्रीज चाहिए। ये समझ में आया लास्ट में n - 1 क्यों आया, यस मैम। कैसे आया बताओ। 3 क्रॉस 3 के दो में चाहिए ना, डायगोनल एलिमेंट वाले नहीं चाहिए ना, हाँ इसीलिए। इसीलिए यहाँ पर तो इसका जब ऐड करोगे आप क्या आएगा n 1/2। तो ये हम क्या या हो तो गया, ऐसा कर लेंगे सिमेट्रिक में -n को सब्ट्रैक्ट करें तब भी निकल आएगा ना उससे हाँ तो। हाँ वो आप कैसे भी कर सकते हो, पर ये एक जनरलाइज केस के लिए है जब आपके पास n क्रॉस n की मैट्रिक्स हो, राइट। ये आप n क्रॉस n की मैट्रिक्स की बात कर रहे हो, हर बार 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके तो ये हो हम गया जनरलाइज कैसे बता रहे हैं? क्या, अगर हमारे पास n क्रॉस n की सिमेट्रिक मैट्रिक्स में से n × n + 1/2 होता है, तो उसमें डायगोनल एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब डायगोनल 0 होने चाहिए तो -n कर देते, ये आंसर आना चाहिए। क्या क्या समझ नहीं आया मुझे, दोबारा बोलो। जैसे कि सिमेट्रिक वाली मैट्रिक्स में जो एंट्रीज होती हैं वो n × n + 1/2 होती हैं, हम्म लेकिन इसमें जो है इसको सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं सारे, हम्म तो केवल -n कर दें उस वाले में, सिमेट्रिक वाले में तो n × n + 1/2 -n, हम्म अरे तो बेसिकली बात आंसर तो ये। वही है ना, ये देखो ये क्या है सम ऑफ n एलिमेंट्स, और वहां पे हम क्या ले रहे हैं सम ऑफ n - 1 एलिमेंट्स। जो तुम बोल रहे हो वो भी तो वेरीफाइड है, वहां पर मैंने क्या लिया था सम ऑफ n एलिमेंट्स, और यहाँ पे क्या है सम ऑफ n - n एलिमेंट्स, दैट्स द सेम थिंग। एक ही चीज है, जो तुम बोल रहे हो वो भी सही है, मैं बोल रही हूँ वो भी सही है। यहाँ पे n एलिमेंट चाहिए तो मैंने डायरेक्ट सम ऑफ n एलिमेंट्स किया, और यहाँ पर क्या है सम ऑफ n - 1 एलिमेंट, तो आप चाहे ऐसे कर लो वैसे कर लो, बात एक ही है। ओके बेसिकली इसको भी तो मैं ऐसे ही लिख सकती हूँ 1 + 2 2 गोइंग टू n - 1 + n, दैट्स इक्वल्स टू दिस। ओके आप -n कर दो, इसको आप इधर ले आओ, जो भी रिजल्ट आएगा वो इसके इक्वल आ जाएगा। अंडरस्टूड। यस मैम। ओके अब बताओ, अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स पे आते हैं, वो है हमारी नॉर्मल मैट्रिक्स। नॉर्मल मैट्रिक्स कौन सी होती है, एनी आइडिया कोई भी। नॉर्मल मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती हैं, अगर कोई भी एक लेट्स से ए कोई एक मैट्रिक्स है, वो नॉर्मल मैट्रिक्स तब होगी इफ इट कम्यूट्स with its transpose, with its transpose। अगर वो अपने ट्रांसपोज के साथ
कम्यूट करती है तो वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल मैट्रिक्स। तो बेसिकली अगर आपको A ट्रांसपोज A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज दिखे तो वो क्या हो जाती है, नॉर्मल मैट्रिसेस। तो अगर मैं यहां से बोलूं तो A अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ऑर्थोगोनल है, या फिर आप बोलो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो वो सारी ये जो मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक है अगर कोई मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये सारी मैट्रिक्स अगर ये फॉलो करती हैं देन A इज नॉर्मल मैट्रिक्स। ओके, ये एक छोटी सी मैट्रिक्स है जिसका ज्यादा यूज भी नहीं होता, बट इट इज सम काइंड ऑफ मैट्रिक्स व्हिच इज नॉर्मल मैट्रिक्स जो अपने ट्रांसपोज के साथ कम्यूट करती है। तो बेसिकली सिमेट्रिक, जितनी भी सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं वो नॉर्मल मैट्रिक्स होती हैं। ओके, ये काफी छोटा कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं आइडमपोटेंट पे। आइडमपोटेंट कौन सी होती है? A स्क्वायर इक्वल टू A। A स्क्वायर इज इक्वल्स टू A। और अगर इसमें इसके डिटर्मिनेंट की बात करूं तो डिटर्मिनेंट क्या होता है इसका? या तो 0 या तो 1। हाँ, तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट ले लूं दोनों साइड तो मेरे पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ A मैंने कॉमन लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास आया दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A ईदर कैन बी 0 और 1। ओके, या तो 0 होगा या 1 होगा। तो अभी अगर आपके पास कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स बनानी हो, तो आपके पास जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो आइडमपोटेंट होती है, जीरो मैट्रिक्स जो भी होती है वो भी आइडमपोटेंट होती है। सिमिलरली आप आइडमपोटेंट मैट्रिक्स बना भी सकते हो कि अगर आप कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पे 1 1 1 रख दो, नीचे के सारे एलिमेंट 0 कर दो। ओके, ऐसे ही आप डायगोनल एलिमेंट ले लो, डायगोनल एलिमेंट में आप कोई भी 0 और 1 पुट कर दो और बाकी सारे 0 ले लो। अब जब भी आप इनका स्क्वायर करोगे तो वो क्या आएगा, आइडमपोटेंट आएगा। ओके, ये सारी मैट्रिसेस कैसी होती हैं, आइडमपोटेंट। अभी इनमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज देखो। तो पहली प्रॉपर्टी है दैट एवरी नॉन सिंगुलर आइडमपोटेंट मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, एवरी नॉन सिंगुलर आइडमपोटेंट मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये कैसे बोला मैंने, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है, द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, नॉन सिंगुलर है यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब वो इन्वर्टिबल है। ओके, सो इन्वर्टिबल। अब अगर ये इन्वर्टिबल है और आइडमपोटेंट क्या होती है, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू A। ओके, देन आई कैन राइट इट लाइक A इनटू A इज इक्वल्स टू A। अब मैंने क्या करना है, दोनों तरफ, क्योंकि मेरा जो मैट्रिक्स A है वो इन्वर्टिबल है, देन ऑन मल्टीप्लाइंग A इनवर्स बोथ साइड्स। ओके, A इनवर्स इनटू A is equals to A inverse into A। ये मेरे पास आ जाएगा A is equals to, this will go to identity, this will go to identity, A is equals to identity, right? तो अगर मेरे पास कोई एक नॉन सिंगुलर आइडमपोटेंट मैट्रिक्स है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगी। ओके, यस ओके। अभी सिमिलरली दूसरी प्रॉपर्टी देखो कि अगर मेरे पास A और B कोई आइडमपोटेंट मैट्रिक्स है, ओके, तो क्या इनका मल्टीप्लिकेशन आइडमपोटेंट होगा, AB? मैम तभी होगा जब वो कम्यूट करेगा। हाँ, ये आइडमपोटेंट तभी होगा जब A एंड B क्या होंगे, कम्यूट करेंगे। ओके, अभी इसी तरीके से अगर मैं लूं कि किसी भी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन KA, जहां पर K कोई एक स्केलर है, तो क्या KA आइडमपोटेंट होगा? मैम नहीं होगा नो क्योंकि मैम, K स्क्वायर आ नो जाएगा। मैम नहीं होगा। हाँ, क्योंकि K स्क्वायर आ जाएगा। अब K स्क्वायर अगर K के बराबर हो गया तो वो आइडमपोटेंट है, अदरवाइज नहीं है, राइट? अगर उसका स्क्वायर उसी या के तो बराबर 0 या हो, 1 कर दिए। हाँ 1 अगर हो, K स्क्वायर अगर 1 हो तो ग्रेट, अगर 0 हो तो भी ग्रेट, क्योंकि अगर 0 ले लोगे तो बेसिकली वो 0 मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, K अगर K स्क्वायर अगर K के बराबर है तो ये आइडमपोटेंट है, अदरवाइज नहीं है। अंडरस्टूड? ओके, यस मैम। यस अभी आते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस पर। कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस कौन सी मैट्रिसेस होती है? तो कॉम्प्लेक्स में पहले तो एक चीज समझो कि जो रियल में जो डिफाइंड होती हैं ऑन रियल, ओके, जो मैट्रिसेस ऑन द रियल फील्ड डिफाइन होती हैं, जैसे कि हमारे पास सिमेट्रिक था, स्क्यू सिमेट्रिक था, ओके, और हमारे पास ऑर्थोगोनल था।
ये जो मैट्रिसेस थी ऑन रियल डिफाइन थी। अब ऑन कॉम्प्लेक्स फील्ड पे जो डिफाइन होती हैं, जो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती हैं वो एक्चुअली हमारी हर्मिशियन की होती हैं, जो स्क्यू सिमेट्रिक की होती हैं वो हमारी कॉम्प्लेक्स तो हम उसको स्क्यू हर्मिशियन बोलते हैं, और जो ऑर्थोगोनल होता है रियल में उसको हम ऑन कॉम्प्लेक्स यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, तो बस थोड़ा फील्ड का डिफरेंट है कि आप किस फील्ड पर डिफाइन कर रहे हो, कौन से वेक्टर स्पेस पे डिफाइन कर रहे हो। ऑन रियल हम इन मैट्रिक्स को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, और ऑन कॉम्प्लेक्स इनके नाम चेंज हो जाते हैं, थोड़ी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन एंड यूनिटरी। ओके, अब पहले आते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कौन सी होती है। तो अगर मैं बोलूं ए कोई एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है विच इज हैज एलिमेंट समथिंग लाइक ए आई जे। ओके, अब अगर ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो इसके क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होंगी, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होंगी। और कॉम्प्लेक्स एंट्रीज कैसे होंगी कि लाइक z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी, इसकी कुछ इस तरीके से एंट्रीज होंगी। ओके, अब कॉम्प्लेक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो आपको समझना जरूरी है कि अगर मैं कॉन्जुगेट की बात करूं तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा, व्हाट विल A बी, minus IB. हाँ, a माइनस आई बी इसका हो जाएगा कॉन्जुगेट। तो इसी तरीके से हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, अगर मैं कॉन्जुगेट की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ए आई जे कॉन्जुगेट, ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए। ओके, अब इसी तरीके से मॉड्यूलस की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, जेड के रूट ओवर ए रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मॉड्यूलस हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर कॉन्जुगेट में भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आप देखिए कि कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, अगर आप किसी मैट्रिक्स पे 2 बार कॉन्जुगेट ले लोगे तो वो मैट्रिक्स हो जाएगी ए। ओके, सिमिलरली ए प्लस बी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट। ओके, एंड ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। ओके, एंड ए बी का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू ए कॉन्जुगेट इनटू बी कॉन्जुगेट, एंड सिमिलरली यू कैन आल्सो एड इट फॉर द स्केलर्स कि अगर किसी मैट्रिक्स का स्केलर से मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट ले रहे हो तो वो हो जाएगा के कॉन्जुगेट इनटू ए कॉन्जुगेट। ओके, अब ये जो चीज हमने लिखी कि ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, इसको हम लिखते हैं एस पावर थीटा, और इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या होता है, एस पावर थीटा, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ये जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आया एस पावर थीटा, इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट इज एस पावर थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू ए, सिमिलरली के ए थीटा इज इक्वल्स टू के कॉन्जुगेट एस पावर थीटा, a plus b's power theta is equals to a theta plus b theta. Similarly, a b's power theta is equals to b theta into a theta. Okay, and the other thing is कि अगर कोई a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्या है, a कोई एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उस टाइम पर a थीटा का जो इनवर्स होगा, इट कैन ऑल्सो बी राइटन लाइक a इनवर्स थीटा। तो यहाँ से मुझे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मालूम पड़ती है दैट अगर a नॉन सिंगुलर है, दैट a थीटा इनवर्स इज इक्वल्स टू a इनवर्स थीटा, दैट इज a इनवर्स थीटा इज द इनवर्स ऑफ a थीटा। a थीटा इनवर्स क्या हो गया, a इनवर्स थीटा इज द इनवर्स ऑफ a थीटा। ओके, तो ये क्या हुआ, ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स से समझने से पहले, कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है। तो ये सारी चीजें समझ में आई, आई थिंक ये सबको आती होंगी। Yes. ओके, अभी बात करते हैं हम हर्मिशियन मैट्रिक्स पे। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन दोनों ही बात कर लेते हैं। अभी आप इनकी जो मैट्रिक्स है वो आप इससे रिमाइंड करने की कोशिश कीजिए। मैंने बताया था कि हर्मिशियन जो होती है बेसिकली इट इज द कॉम्प्लेक्स वर्जन ऑफ सिमेट्रिक, एंड स्क्यू हर्मिशियन इज व्हाट, a to the power theta is equal to a। या अगर मेरे पास हर्मिशियन है दैट a पावर थीटा इज इक्वल्स टू a,
ओके तो बेसिकली आप इसको डिफाइन करोगे कि ए अगर कोई एक मैट्रिक्स है, ओके जहां पर ए आई जे उसके एलिमेंट्स हैं, ए इज इक्वल्स टू ए आई जे और ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई का कॉन्जुगेट। ओके ए पावर थीटा इज इक्वल्स टू ए, बेसिकली ये हम यहाँ पे मीन करना चाह रहे हैं। यहाँ थीटा पावर में तो नहीं लग रहा ना? क्या के ऊपर जो थीटा है वो पावर में तो नहीं है? के ऊपर थीटा कहाँ पर? ए थीटा जिसको बोल रहे हैं ना वो पावर वो में तो नहीं है ना? पावर में है। आई एम स्पीकिंग इट लाइक ए थीटा बट इट इज एज पावर थीटा। ओके मैम। या इट इज एक्चुअली एज पावर थीटा। वो बोलने की आदत पड़ जाती है ना कोई भी चीज, तो वैसी आदत पड़ी हुई है ए थीटा बोलने की, बट इट इज बेसिकली एज पावर थीटा। ओके उसे पावर ही बोलते हैं, रेज टू पावर थीटा। या ओके इट इज बेसिकली ए रेज टू पावर थीटा। ओके वो मेरी आदत पड़ी हुई है वो बार बार ए थीटा बोलने की, कि हम जल्दी जल्दी बोल देते हैं कि ए थीटा हमेशा हो गया। ओके तो दैट्स बेसिकली द नोटेशन, सो दैट्स व्हाई। ओके तो ए पावर थीटा जो था वो क्या था? ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, जो कि किसके इक्वल है? ए के इक्वल। ओके अभी हमको पता है कि ए का कॉन्जुगेट जो हुआ वो किसके इक्वल हो गया? ए ट्रांसपोज। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? कोई प्रॉब्लम इस चीज में? that A conjugate is equals to A transpose, क्योंकि ये तो मुझे पता है that A ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सॉरी A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। और अगर मैं किसी चीज का दो बार ट्रांसपोज कर दूं तो वो उसी के बराबर आ जाता है, राइट? तो अगर मैंने इसका एक और बार ट्रांसपोज कर दिया तो भी A कॉन्जुगेट के बराबर आ जाएगा, और इस तरफ ट्रांसपोज करूंगी तो वो A ट्रांसपोज आ जाएगा। तो मेरे पास आया दैट A कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। ओके सिमिलरली अगर मैं इसके डिटर्मिनेंट की बात करूं, कि अगर मैं बोलूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर थीटा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऑन टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास ये आया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर थीटा इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके तो बेसिकली डिटर्मिनेंट पे खास फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स द सेम। ओके अब इनकी बात कर लेते हैं डायगोनल एलिमेंट्स पे। तो डायगोनल एलिमेंट्स इनके कैसे होंगे? ओके डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे? यहां से आप उठाओ कि अगर मेरे i इज इक्वल्स टू जे, बेसिकली डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें तो ये आएगा ए आई इज इक्वल्स टू ए आई का कॉन्जुगेट। ओके तो अगर डायगोनल एलिमेंट हर एक ए आई इज इक्वल्स टू ए आई का कॉन्जुगेट है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि हर डायगोनल एलिमेंट हर्मिशियन मैट्रिक्स का कैसे होगा? रियल होगा। क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। एवरी एलिमेंट of Hermitian matrix is real। हर्मिशियन मैट्रिक्स की कुछ कुछ चीजें समझ में आई? क्या क्या थी? एक बार इनको दोबारा से देखिए। हर्मिशियन मैट्रिक्स में मेरे पास था कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A is equals to AIJ such that AIJ is equals to AJI का कॉन्जुगेट। ओके और दूसरी प्रॉपर्टी थी that A's power determinant of A's power theta is equals to determinant of A। ओके तीसरा था कि जो A का कॉन्जुगेट होगा वो A के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ओके और फोर्थ प्रॉपर्टी थी कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं? इसके रियल हो जाते हैं। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स का वो कैसे होंगे? रियल एलिमेंट्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अगर मैं इस प्रॉपर्टी से लूं, ये जो प्रॉपर्टी है, देन ए आई इज इक्वल्स टू ए आई का कॉन्जुगेट। तो अगर उस जो भी एलिमेंट आप ए आई ले रहे हो, जो भी डायगोनल एलिमेंट आप ले रहे हो, वो उसके कॉन्जुगेट के बराबर होना चाहिए और ए आई के बराबर होना चाहिए। तो वो मैट्रिक्स कैसा लेना, वो आपको एलिमेंट कैसा लेना पड़ेगा? रियल लेना पड़ेगा, रियल लेना पड़ेगा। ओके तो ये क्या हर्मिशियन की बात। अब हम बात कर लेते हैं स्क्यू हर्मिशियन पर। ओके स्क्यू हर्मिशियन के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है कि a पावर थीटा इज इक्वल्स टू माइनस a। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमने यहाँ सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी वैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि ए आई जे किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस ए जे आई के कॉन्जुगेट के।
ओके तो यहाँ से अगर मैं देखूं, अगर ये ए जे आई माइनस ए जे आई के कॉन्जुगेट के इक्वल होना चाहिए, तो आप जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ, लेट्स से ए आई जे प्लस ए जे आई का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 0। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ। तो ए आई जे क्या है, सारे कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स लेट्स से हमने ले लिया ए प्लस आई बी, और इसका अगर मैं कॉन्जुगेट देखूं तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस आई बी। तो अगर मैं यहाँ पुट कर दूं ए प्लस आई बी प्लस ए माइनस आई बी दैट इज इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास क्या आया, ट्वाइस ए इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ए इज इक्वल्स टू 0। ओके ए इज इक्वल्स टू क्या आया, 0 हो गया, आ गया। अभी आगे देखिए, अब यहां से मुझे क्या पता चला, नॉन डायगोनल डायगोनल एलिमेंट्स या एलिमेंट्स तो आर प्योरली प्योरली कॉम्प्लेक्स। इमेजिनरी या जीरो। हाँ अब जैसे मैंने यहाँ ये सब चीजें की ना, आप इससे इसमें भी चेक करके देख सकते हो कि ये रियल कैसे आया। वैसे तो आपको जनरल आइडिया भी लगा सकते हो कि कॉन्जुगेट के इक्वल कब आएगा, जब रियल होगा, कोई भी नंबर रियल होना चाहिए। अदरवाइज आप ये सब चीजें बेसिकली आप ए आई जे ए जे आई का कॉन्जुगेट पुट करिए, वहां पर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको सेम चीज मिलेगी। ओके अभी आप ये देखिए, तो यहाँ से मुझे पता चला कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के, मस्ट बी either a pure imaginary number or must be 0। या तो वो प्योर इमेजिनरी नंबर हो, या तो वो कैसे हो, 0 हो। कौन, डायगोनल एलिमेंट्स। ओके अभी आप इसकी बात कर लेते हैं डिटर्मिनेंट की। तो अगर मैं इसके डिटर्मिनेंट की बात करूं, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एस पावर थीटा इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए कैसे लिख सकते हो आप, मैंने जो आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अभी बताई थी, कहाँ बताई थी, ये रहा, या डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए कैसे लिख सकते हो आप, माइनस 1 पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके अभी माइनस 1 पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या क्या चीजें फॉर्म हो सकती हैं। ये आ गया कुछ मेरे पास ऐसे आया डिटर्मिनेंट सॉल्व करके। तो बेसिकली डिटर्मिनेंट में हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं, कि अगर मैं बात करूं माइनस 1 पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो क्या मैं इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए का कॉन्जुगेट लिख सकती हूँ। यस मैम। राइट इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के कॉन्जुगेट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ए का कॉन्जुगेट जो होगा, अगर वो लेट्स से ये है, ठीक है, ये था, तो अगर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, और क्या हो सकता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो सकता है। बेसिकली ये वाली चीज जो है, ईदर n कैन बी इवन और ईदर n कैन बी ऑड। ओके तो अगर n ऑड हुआ तो क्या केस फॉर्म होगा, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और अगर n इवन हुआ तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके तो अगर n ऑड हुआ तो क्या होगा, तो क्या आ रहा है, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है। ओके और अगर n इवन हो रहा है तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। तो ये बेसिकली एक छोटा सा एनालिसिस था किसी भी चीज को समझने का, कि इसका मतलब क्या है, कि किसी भी चीज की रियल वैल्यू और कॉम्प्लेक्स वैल्यू कब आएगी। ठीक तो अगर मेरे पास n इवन है तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, रियल वैल्यू आएगी। और अगर मेरे पास n ऑड है तो यहाँ पे क्या आएगा, एक i मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ओके आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a है जो कि x प्लस आई वाई है, और अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर दूं तो क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई। ओके तो अगर मैं हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है, दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ओके तो यहाँ से क्या आएगा, x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू x माइनस आई वाई। तो बेसिकली y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स विल बी अ रियल वैल्यू। डिटर्मिनेंट ऑफ हर्मिशियन इज अ रियल वैल्यू। ओके तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स में, मतलब आप हर्मिशियन और स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू हर्मिशियन की जब आप बात कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको ये जो माइनस 1 पावर n है, इस पे आपको ध्यान देना है। जैसे आप स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक पे ध्यान देते थे कि माइनस 1 पावर n में अगर n इवन है या n ऑड है। ओके
उस चीज पे ध्यान देना है। जो अगर n इवन है, n ऑड है, उस पर डिपेंड कर जाएगा कि आपका डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी। ओके ओके, अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। ये चीज सबको समझ में आई? बेसिकली सारा ना सेम ही है, जो आपने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में पढ़ा वही आपको डिटर्मिनेंट इन सब में पढ़ना था। ये सारा इंटरलिंक्ड है। ओके Yes, ma'am. ओके, अभी आप ये बताओ कि हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स, ओके हर्मिशियन तो हम पढ़ चुके ना, सॉरी सॉरी नॉट हर्मिशियन, निलपोटेंट की बात करने वाले थे कि निलपोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है? a to the power n equal to 0 जिसमें आ जाए, a इज पावर m इज इक्वल्स टू 0 आ जाए, जहां पर m मेरा क्या होगा, नेचुरल n से बिलोंग करेगा। ओके और m क्या होगा, m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ओके यानी कि वो पावर a की जहां पर मेरा a मैट्रिक्स क्या हो जा रहा है, जिस पावर पे मेरा पूरा मैट्रिक्स क्या हो जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन करते करते 0 हो जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। ओके अब यहाँ पर जो A मैट्रिक्स फॉर्म होगी उसको क्या बोलेंगे आप, निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स M, ऑफ इंडेक्स M। ओके अब निलपोटेंट की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A पावर M इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A पावर M। ओके ये बेसिकली डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, तो ये निलपोटेंट में भी वेरीफाइड होता है, दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A पावर M इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A पावर M। So it will be like, अगर मैं a power m is equals to 0 बोल रही हूँ, तो that basically means that determinant of a power m is equals to 0 and which implies that determinant of a is equals to 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट, जो निलपोटेंट मैट्रिक्स होती हैं वो कैसी होती हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं। आप सीधे भी बोल सकते हो कि दैट a पावर m is equals to 0 हो रहा है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स ही होंगी, तो उनका डिटर्मिनेंट भी बेसिकली 0 ही होगा। ओके तो सिमिलरली छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं इनकी, वो देख लेते हैं कि अगर a और b क्या है, निलपोटेंट है, तो क्या इनका सम a प्लस बी निलपोटेंट होगा? मैम जरूरी नहीं है कि निलपोटेंट हो। हाँ ये निलपोटेंट नहीं होगा, तभी होगा जब ये कम्यूट करेंगे। अगर कम्यूट करेंगे बेसिकली ए बी इज इक्वल्स टू बी ए अगर हो जाता है, ओके आप इसकी प्रॉपर्टी वेरीफाई करके देख सकते हो कि अगर मैं बोलूं ये निलपोटेंट है, तो ये निलपोटेंट कब होगा, वैसे तो ये निलपोटेंट नहीं है, नॉट निलपोटेंट। ओके लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ये क्या हो जाएगा, निलपोटेंट हो जाएगा। जैसे कि हमने वाक्यों में पढ़ा था कि एक अगर कम्यूट कर जाते हैं या फिर माइनस वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो इसी तरीके से ये भी एक कंडीशन पे आके क्या होगा, निलपोटेंट होगा, अदरवाइज वैसे तो नहीं है। ओके अगर कम्यूट करेगा तो निलपोटेंट है। ओके अगर इसी तरीके से अगर मैं बोल रही हूँ, अगर इफ ए बी इज निलपोटेंट, अगर ए बी निलपोटेंट है, पहले से ही बोल दिया, देन क्या बी ए निलपोटेंट होगा? चेक करके देखो कि अगर ए बी निलपोटेंट है तो बी ए निलपोटेंट होगा? मैम होना चाहिए क्योंकि रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ बी होता है, रैंक बराबर ही होता हाँ हाँ ये होगा, ये निलपोटेंट होगा। ओके ओके सो इसी तरीके से आप एक और चीज देखिए, लेट्स से कि अगर मैंने ए अपनी 2x2 मैट्रिक्स है और बी मेरी एक 2x2 मैट्रिक्स है, ओके ए और बी दोनों 2x2 की हैं, और ए अगर मेरी कोई एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है और बी क्या है, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ओके तो क्या मैं यहां से बोल सकती हूँ कि बी माइनस ए जो है वो इन्वर्टिबल होगा? क्या ऐसा हो सकता है? कोई आइडिया, कुछ भी? नो मैम।
तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, आप थोड़ा सोच के देखिए। मैंने क्या बोला है, ए कोई एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो आप क्या करिए, एक डमी मैट्रिक्स क्रिएट कर लीजिए दोनों के लिए। ए यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स हो और बी कोई मैट्रिक्स हो। ओके, तो अगर मेरे पास कोई भी एक ऐसा केस मिल गया जहां पर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल नहीं होगी। ओके, तो लेट्स से कि अगर मैंने ए मैट्रिक्स ले ली 2x2 की, कुछ ऐसे जहां पर 0 -1 0 1। ओके, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अब ये निलपोटेंट है, क्या ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है? निलपोटेंट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी ये, क्योंकि ये कैसे हो जाएगी, निलपोटेंट वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगी। अगर बी मैट्रिक्स अगर मैं देखूं, तो बी मैट्रिक्स क्या है, 1 0 लेट्स से 1 बी माइनस 1। ओके, 1 0 1 1 ये क्या है, इन्वर्टेबल है। मुझे पता है डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये क्या है, इन्वर्टेबल है। अब मैं अगर यहाँ से मैंने डमी मैट्रिक्स लिए हैं, तो आप किसी भी चीज को कैसे चेक कर सकते हो, आप उसको डमी मैट्रिक्स क्रिएट करो, छोटी छोटी 0 1 -1 छोटी छोटी वैल्यूज से। ओके, और उसको प्रूफ करने की कोशिश करो या डिस्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो अगर आपने b - a लिया यहाँ से, तो क्या आएगा, लेट्स से 1 1 1 1। ओके, अब ये आ जा जो मेरा b - 0 आएगा, 1 1 1 0 1 1 1 0 1 -1। ओके, 1 सेकंड, b माइनस, ओके 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 1 0 1 1 1 0। तो कोई और मैट्रिक्स ले लो। मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा केस चाहिए जहां पर क्या हो, मैट्रिक्स कोई कोई एक पर्टिकुलर ऐसा केस जहां पर मैं इस केस को डिस्प्रूव कर पाऊं। ओके, कोई भी डमी मैट्रिसेस लेके मैं इस केस को डिस्प्रूव कर पाऊं कि इन्वर्टेबल नहीं होगी। डिस्प्रूव तो यही हो रहा है, क्या डिस्प्रूव तो इसी जगह पे हो जाएगा ना। हाँ, डिस्प्रूव इसी जगह हो जाएगा। आपको क्या करना है, मुझे बस ये पता करना था कि अगर ए निलपोटेंट है, बी इन्वर्टेबल है, तो b - a इन्वर्टेबल होगी या नहीं। ये पता करना था मुझे। तो मैं क्या करूं, मैं इस मैट्रिक्स को 0 कर दे रही हूँ और यहाँ पे ये 0 कर दे रही हूँ, तो ये क्या आ गया, अब 1 आ गया। तो ये क्या हो गया, इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं देखूं क्या आएगा, 0 आएगा, विच इज सिंगुलर। तो ये क्या हो गया, मैंने 2x2 की मैट्रिक्स ली जहां पर ये क्या आ गया, सिंगुलर आ गया। अब अगर इनका डिटर्मिनेंट ऑफ b - a जब मैंने लिया तो वो 0 के इक्वल है, तो ये क्या है, ये जो स्टेटमेंट हमने दिया है कि इन्वर्टेबल होंगी, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, तो मोस्टली अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो वो क्या हो रहे होते हैं, डमी मैट्रिसेस पे ही सॉल्व हो रहे होते हैं। आप कोई भी मैट्रिक्स क्रिएट करिए विद द हेल्प ऑफ 0 1 -1 सिंपल एलिमेंट्स के थ्रू। ओके, विद द हेल्प ऑफ सिंपल एलिमेंट्स आप कुछ भी फॉर्म कीजिए। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी दे रखी थी उसको मैंने बस सेटिस्फाई कराया। अब मुझे जैसे यहाँ पे देखा कि यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ मामला हो रहा है, यहाँ पर b - 0 आ रहा था, ठीक है, तो अब ये 0 आ रहा था, तो मैंने एक और 2x2 की नई मैट्रिक्स ले ली। अब ऐसे तो आप कई सारी मैट्रिसेस क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो ये एक जनरल केस की बात कर रखी थी जहां पर a और b मेरे पास डिफाइन नहीं हो रहे थे। तो अगर डिफाइन नहीं किए गए हैं तो वो मतलब सारी मैट्रिसेस के लिए पूछ रहे हैं कि a और b जो कि 2x2 की मैट्रिसेस हैं, तो सारी 2x2 की मैट्रिसेस क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी। तो मैं क्या करूंगी, पहले उनको डिस्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। अगर मैंने उनको किसी भी एक पॉइंट पर डिस्प्रूव कर दिया, यानी कि मेरा पूरा कंडीशन सेटिस्फाई या अनसेटिस्फाई करने की मेरे पास चांस हो जाएगी। ओके, तो इन क्वेश्चंस को जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हो, आप इनको डमी मैट्रिसेस के थ्रू हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो अब निलपोटेंट मैट्रिसेस में क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज और लाइक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं इसमें, ठीक है। ओके, अब लेट्स से कि मेरे पास ये मैट्रिक्स है A। ओके, कोई भी मैट्रिक्स, रैंडम मैट्रिक्स ले रहे हैं, जैसे समथिंग लाइक दिस। ओके, A B E। ओके, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे ये जानना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो कितनी उस पर जाके 0 होगी। लाइक बेसिकली मुझे इसका इंडेक्स जानना है, इंडेक्स ऑफ A
कि कितने इंडेक्स पर जाके ये जो मैट्रिक्स है a पावर m इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी कि m की किस इंडेक्स पर, m की वो कौन सी वैल्यू होगी। ओके तो इसमें क्या देखेंगे, अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से मैट्रिसेस हैं, ओके या तो अपर ट्रायंगुलर है ये, ओके इसी तरीके से सिमिलरली आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जितनी भी स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हो और स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हैं, ये क्या है, स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सिमिलरली जो भी स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर है, स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेस हैं ऑफ ऑर्डर n are always nilpotent of index m n। ओके तो ये क्या है, मेरे पास इंडेक्स n पर हमने बोला कि अगर मेरे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है n ऑर्डर की, तो वो हमेशा निलपोटेंट होंगी ऑन इंडेक्स n पर। ओके तो ये मेरे पास कोई एक 4x4 की मैट्रिक्स है, तो अगर मैं बात करूं ये निलपोटेंट किस पर होगी, तो वैसे तो मैं इस प्रॉपर्टी के थ्रू डायरेक्ट बोल सकती हूँ कि a पावर 4 पर क्या हो जाएगी, मेरे को इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ओके तो इसकी इंडेक्स क्या हो जाएगी 4। अब मैं इसको थोड़ा जनरलाइज करने की कोशिश करूं, तो अगर मैं जब इसका a स्क्वायर करूंगी, जब मैंने इसका a स्क्वायर किया, आप कोई भी एक रैंडम मैट्रिक्स लेके देख सकते हो। ओके जब मैंने इसका a स्क्वायर किया, तो ये वाली जो एलिमेंट्स थे वो 0 हो जाएंगे, 0 एट a स्क्वायर। ओके ये सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे एट a स्क्वायर करने पर। जब मैंने a क्यूब किया, तो ये वाली जो लाइन है वो 0 हो जाएगी, 0 एट a क्यूब, एंड दिस विल बी 0 एट a पावर 4। सो बेसिकली इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा था कि मेरे को अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स की बात करें और कोई भी मैट्रिक्स, ये वाली जो प्रॉपर्टी ना वो तभी वैलिड है जब मेरे पास स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। ओके तब जो भी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उतनी ही मेरे पास इंडेक्स आ जाएगी निलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए। ओके अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो हमें कहाँ हेल्पफुल होती है, वो आप यहाँ देख सकते हो। लेट्स से कि अगर मैंने आपको इस तरीके से a डिफाइन कर दिया, विच इज 1 1 1 0 1 1 0 0 1, और मुझे चाहिए फाइंड a पावर 10, तो आप कैसे निकालोगे। ये मैंने आपको बता दिया कि आपको इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। एनी आइडिया, एनीथिंग? हेलो Yes. कोई आइडिया, कुछ भी किसी को आइडिया आ रहा हो? कॉम्बिनेशन बनाएंगे पहले, तो ये स्क्वायर करेंगे उसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उस हिसाब से फर्दर करेंगे। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, पर मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पहले से बता रखी है, आप उसको यूज करके देखिए। वो काफी, आप जो बता रहे हो वो शायद काफी लॉन्ग प्रोसेस हो जाए। ओके इसको आप कैसे कर सकते हो, जो भी आपको मैट्रिक्स दी गई है आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, लाइक 0 1 1 0 0 1 0 0 0 प्लस 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस फॉर्म में लिख सकते हो। यस मैम। ओके अब आप देखिए ये क्या है, ये मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये कोई एक मेरे पास लेट्स से कि एक बी मैट्रिक्स है, और ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके अब ये जो बी मैट्रिक्स है वो कैसी है, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये मैंने क्या बोला, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, निलपोटेंट कब होगी ये मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स फॉर्म हुई मेरे पास 0 1 1, इसका इंडेक्स क्या होगा, 3 होना चाहिए। हाँ इसका इंडेक्स 3 होगा, यानी कि जब मैं ए बी क्यूब करूंगी, बी क्यूब पर ये क्या हो जाएगा, सारे 0 हो जाएगी ये मैट्रिक्स, इसका मतलब यही हुआ। ओके तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास है a इज इक्वल्स टू बी प्लस आई, मुझे चाहिए a पावर 10, यानी कि a पावर 10 इज बेसिकली इक्वल्स टू b प्लस आई की पावर 10। मुझे बायनोमियल एक्सपेंशन लगा देना है यहाँ पर, b प्लस आई पावर 10 में अगर मैं बायनोमियल एक्सपेंशन लगाऊं तो क्या होगा, i
प्लस NC1 इंटू बी प्लस NC2 इंटू बी स्क्वायर प्लस NC3 इंटू बी क्यूब। अब मुझे पता है कि बी क्यूब 20⁴ आगे आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, 0 होंगे, क्योंकि ये मैंने यहाँ से डिटेक्ट कर लिया था कि बी क्यूब पर मेरी जो मैट्रिक्स है ये वाली वो कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फिर मैं 0 मैट्रिक्स का चाहे कितनी भी बार मल्टीप्लाई करूं वो 0 ही रहेगा। ओके, तो ये आने वाले एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, सारे 0 हो जाएंगे। अब यहाँ से मुझे क्या हेल्प मिली, ये मेरे पास आई है NC1। ओके, NC1 n क्या है मेरे पास, 10 है। 10C1 बेसिकली 10 इंटू बी प्लस 10C2 इंटू बी स्क्वायर। अब आपको सिर्फ दो चीजें निकालनी है, b और b स्क्वायर, आपको पुट कर देना है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो अगर आपको ये चीज ना पता होती तो शायद ये क्वेश्चन आपके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता उस टाइम पर। ओके, क्योंकि a⁻10 10 बार मल्टीप्लाई करना तो इट्स लाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड। 10 बार तो नहीं, पर लाइक काफी बार मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एक बार में भी दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपको ये चीजें पता है तो आपको सिर्फ एक बी स्क्वायर निकालना है और उसको सिंपली यहाँ पर कंप्यूट करके रख देना है। ये चीज समझ में आई सबको? यस मैम, ये तो बढ़िया। ओके, इसमें क्या करना था, स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि आप इंडेक्स कैसे निकाल सकते हो वो लगानी थी, और दूसरी चीज जो थी वो बतानी थी बायनोमियल एक्सपेंशन। आपने बायनोमियल एक्सपेंशन लगाया जिसके थ्रू आगे आने वाले एलिमेंट सारे 0 हो गए, और ये जो बचा आपका रिजल्टेंट, आप मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, अब बात करते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। अब यूनिटरी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि ये किसका किसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल की। तो ऑर्थोगोनल से इसको थोड़ा इंटरलिंक करने की कोशिश कीजिए। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती हैं? मेरे a to पास the power theta multiplied by a is equal to yeah, a to power theta into a is equals to a into a to power theta is equals to identity. ओके, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं a इनवर्स is equals to a power theta, कि जो अगर कोई यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स बेसिकली a पावर थीटा होता है। ओके, अभी बताओ यहाँ पर अगर मैं a प्लस बी की बात करूं, ओके, a प्लस बी क्या ये यूनिटरी मैट्रिक्स होगा? a प्लस बी को यूनिटरी मैट्रिक्स होने के लिए a प्लस बी पावर थीटा इंटू a प्लस बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी होना पड़ेगा। तो क्या ये आइडेंटिटी के इक्वल है? आप में इसको कंडीशन अप्लाई होगी, ये पाएगा, क्या? कंडीशन अप्लाई होगी। हाँ, कंडीशन अप्लाई होगी तो आप किसी को भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये यहाँ पर नहीं फॉलो कर पाएगा। a प्लस बी अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, a पावर थीटा प्लस b पावर थीटा इंटू a प्लस बी। आप मल्टीप्लाई करोगे तो a पावर थीटा इंटू a और b क्या है, पहले से बोल रखे हैं यूनिटरी, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, प्लस a पावर थीटा इंटू b प्लस b पावर थीटा इंटू a प्लस b पावर थीटा इंटू b, जो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। अब ये जो आया वो मेरे पास कुछ इस तरीके से आया, ये कभी भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा। ओके, आप अगर कोई कंडीशन अप्लाई कर दें तो वो बात अलग है, कंडीशन अप्लाई करने से तो मोस्टली प्रॉपर्टी में सेटिस्फाई करवा सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास जो a प्लस बी क्या है वो यूनिटरी मैट्रिक्स नहीं है। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके डिटर्मिनेंट पे। तो अगर मैं बात करूं डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर a into a पावर थीटा इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी, इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a into डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर थीटा इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी इज 1। ओके, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a, अब मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर थीटा इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ कॉन्जुगेट a is conjugate which is equals to 1। ओके, अभी ये बताइए यहाँ पर क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जहां से मुझे मिला डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 1। ओके, ये क्या आया, डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके, और डिटर्मिनेंट क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके, अभी देखिए अगर ए बी और बी ए की बात करूं, मल्टीप्लिकेशन ए बी और बी ए, तो क्या ये यूनिटरी है? if they commute,
क्या ये है यूनिटरी है? अगर ए और बी यूनिटरी हैं तो क्या ए बी और बी ए यूनिटरी होंगे? आप इस प्रॉपर्टी से चेक करिए। तो अगर मुझे ए बी को यूनिटरी बनाना है तो बेसिकली मुझे चाहिए ए बी पावर थीटा इंटू ए बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी आना चाहिए। तो क्या ये आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है? आप चेक कीजिए, बी पावर थीटा इंटू ए पावर थीटा, ए इंटू बी। अब क्या आया? ए पावर थीटा इंटू ए क्या है? आइडेंटिटी के इक्वल है। मैम। और बी पावर थीटा इंटू बी आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा? ओवरऑल आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली बी ए के लिए भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या आया? ए बी और बी ए जो दोनों हैं वो आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएंगे और यूनिटरी मैट्रिसेस हैं। ओके, अब आप जैसे हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस में किया था कि आप किसी भी मैट्रिक्स को कैसे पता कर सकते हो कि वो ऑर्थोगोनल है या नहीं है, इसी तरीके से, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल की ही सिमिलर कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, कुछ प्रॉपर्टीज वैसी ही हैं इसकी, बस कॉम्प्लेक्स फील्ड्स पर है ये। तो आप किसी भी मैट्रिक्स को ये कैसे पता करोगे कि वो यूनिटरी है या नहीं है? लेट्स से कि अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स कुछ ऐसे है, ए डैश बी बी डैश, हम कोई भी एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, ओके, जहां पर ये मेरे पास मेरे वेक्टर्स हो जाएंगे। ओके, लेट्स से दीज आर माय वेक्टर्स। ओके, तो अगर मेरे पास ये आया, अगर mod of a square plus mod of b square plus mod of c square this is equals to 1, और इनका ऐसे मल्टीप्लाई, डिफरेंट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि a डैश कॉन्जुगेट प्लस b b डैश कॉन्जुगेट प्लस c c डैश कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 0 आया, तो क्या हो जाएंगे? ये यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएंगे। ओके, तो बेसिकली बात वही है कि जब हम खुद का उसका उस वेक्टर का उसी में कर रहे हैं, तब अगर ऐड होके 1 आता है डॉट प्रोडक्ट, और अगर डिफरेंट वेक्टर से कर रहे हैं तब 0 आता है, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिटरी मैट्रिक्स। अब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, ओके, तो मैम कॉम्प्लेक्स, हाँ मैम ये दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए कि एक भी चल जाएगी तो हो जाएगा? नहीं नहीं, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों कंडीशन। सिमिलरली जैसे हमने ऑर्थोगोनल में बात की थी, वहां पर भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आप बोलोगे कि वो ऑर्थोगोनल है। ओके, जैसे कि u डॉट u इज इक्वल्स टू 1 और u डॉट v डिफरेंट वेक्टर से करने के बाद 0 आए और सेम वेक्टर से कर रहे हो तो 1 आए, तभी आप बोलोगे कि वो ऑर्थोगोनल है, अदरवाइज नहीं है। ओके, यस मैम। ऐसे ही यहाँ पर जैसे ऑर्थोगोनल में था, तो जब मैंने सेम वेक्टर के लिए किया तो वो इक्वल टू 1 आना चाहिए, और जब मैंने डिफरेंट वेक्टर्स के लिए किया तो वो 0 आना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी? यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो बेसिकली सेम ही चीज थी, बस एक थी कॉम्प्लेक्स पे और एक थी रियल पे। छोटी छोटी कॉम्प्यूटेशंस में और छोटी छोटी चीजों में डिफरेंट आ जाता है, थोड़ा डिफरेंस आ जाता है थोड़ा। तो ये चीज समझ में आई यूनिटरी मैट्रिक्स को कैसे चेक करना है, जैसे ऑर्थोगोनल को करना था वैसे ही इसको करना है। यस मैम। ओके, अब बात करते हैं इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स होती है? मैम ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा। हाँ, जहां पर स्क्वायर करने पर मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए तो वो क्या हो जाती है? इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। ओके, तो यहां से हम एक और चीज लिख सकते हैं, दैट इज, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ दैट i प्लस ए आई माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। बेसिकली ये आ जाए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं i माइनस ए स्क्वायर, और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं i प्लस ए आई माइनस ए, दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो बेसिकली अगर ये वाली प्रॉपर्टी है तो हम क्या बोलेंगे? इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स है। अब इसके डिटर्मिनेंट की बात कर लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ से क्या आया? दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर क्या आना चाहिए? प्लस माइनस 1 आएगा। ओके, प्लस माइनस 1 आएगा। ओके, अब क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनवॉलेंटरी होती है? यस मैम। यस मैम, होती है। ओके, अगर मैं ए कोई एक इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स है, तो क्या ए पावर एन इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स होगी? इसमें ये तो ऑब्वियस सी बात होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। ओके, ऑब्वियस सी बात है। अभी इसी तरीके से आप देखो, आप अगर मेरे पास मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं, ए और बी इनवॉलेंटरी हैं, तो क्या उनका मल्टीप्लिकेशन इनवॉलेंटरी होगा? नो मैम। मैम कम्यूट करेंगे तो हो जाएगा। कम्यूट करेंगे तो हो जाएगा।
ओके, ओनली इफ एंड ओनली इफ दे कम्यूट, तो वो क्या हो जाएंगे, इनवॉल्यूंटरी हो जाएंगे। ओके, तो ये हमने पढ़ लिए सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जितने भी आपको पढ़ने थे वो सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लिए। आई थिंक एक भी नहीं छूटा। ओके, सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, उनकी प्रॉपर्टीज, वो सारी चीजें पढ़ ली हमने। ओके, अभी एक चीज आती है एक्लन फॉर्म। ओके, एक्लन फॉर्म होती है एक, और एक होती है मैम ये परमुटेशन मैट्रिक्स नहीं होता है क्या, क्या बोला, किसी ने कुछ बोला? मैम, परमुटेशन मैट्रिक्स कुछ होती है। हाँ, अभी वो आगे आएगा, आगे आएगा वो। पहले मैं सोच रही थी आपको एक्लन फॉर्म पढ़ा दूं, उसके बाद देखूं उसे। ओके, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। अभी एक्लन फॉर्म, क्योंकि मुझे कोई बोल रहा था कि एक्लन फॉर्म को रिड्यूस कैसे करना होता है, हमें आता नहीं है। ओके, एक्लन फॉर्म क्या होती है, तो आप वो एक बार फॉर्म समझ लीजिए वो क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे वाली चीजें भी पढ़ेंगे। एक्लन फॉर्म, और या तो आप बोल लो रो कैनोनिकल फॉर्म होती है एक, या फिर रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म, एक्लन फॉर्म क्या होती है, कोई मुझे बताएगा? मैम, जब कोई वन एलिमेंट पूरी रो या कॉलम को डोमिनेट मतलब लीड कर रहा होता है, उस फॉर्म को एक फॉर्म बोल सकते हैं। ओके, तो एक्लन फॉर्म में ऐसे होती है दैट ऑल जीरोस, पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए दैट ऑल जीरोस, all zero rows, sorry, all zero rows, if there is any, if any, are at bottom of the matrix, bottom of matrix। यानी इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई एक जीरो रो है जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो वो जीरो रो जो होगी वो हमेशा मैट्रिक्स के बॉटम पर होगी। ओके, दूसरी चीज ये थी दैट ऑल एंट्रीज इन अ कॉलम below a leading entry, below a leading entry are zeros। लीडिंग एंट्री का मतलब क्या है, ये अगर मेरी लीडिंग एंट्री है तो इसके नीचे के जो जितने भी एलिमेंट्स है वो कैसे हो, जीरो हो। ओके, ये क्या है, ये मेरी लीडिंग एंट्री है, इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। और ये जो लीडिंग एंट्री है इसको हम क्या बोलते हैं, पाइवट। ओके, इसको हम बोलते हैं पाइवट। ओके, अब जैसे मान लो ये मेरी एक लीडिंग एंट्री हो गई। सिमिलरली अगर मैं ये 4x4 की मैट्रिक्स ले रही हूँ, यहाँ मेरे क्या हो गई, ये मेरे पास दूसरी एंट्री, लीडिंग एंट्री मिली, और इसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हो। ये मेरे पास दूसरी लीडिंग एंट्री है जिसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हो। ओके, तो ये मेरे पास जो कुछ फॉर्म हुई, जहां पर ये क्या है, पाइवट्स हैं। ये मेरे पास क्या है, पाइवट्स हैं। जरूरी नहीं है यहाँ पर जीरो हो, यहाँ पर कोई मेरे पास एक एक्चुअली नंबर होता है। ओके, दैट्स बेसिकली अ नंबर। एक्लन फॉर्म के लिए प्रॉपर्टी होती है कि लीडिंग एलिमेंट से नीचे के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। और जो अगर कोई नॉन जीरो रो है तो वो हमेशा लास्ट में होनी चाहिए। ओके, तो ये अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स आ गई, बेसिकली अगर मेरे पास कुछ मैट्रिक्स ऐसे है, सॉरी, ओके, तो ये मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास पाइवट एंट्री है, ये मेरे पास पाइवट एंट्री है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्लन फॉर्म में है कोई मैट्रिक्स जहां पर ये इसके पाइवट है, क्योंकि यहाँ पर जीरो रोज नीचे है और ये इसके क्या है, लीडिंग एंट्रीज हैं। यहाँ पर अगर 6 हो तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक पाइवट एंट्री हो जाएगी। ओके, अभी रो कैनोनिकल फॉर्म और रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म क्या होती है, इसमें होता है कि अगर जो भी एक्लन फॉर्म फॉर्म हुई है आपकी, उसमें आप थोड़े से और एलिमिनेशंस कर दो। यानी कि अगर आपकी हर पाइवट एंट्री कैसी हो, 1 के इक्वल हो। ओके, यानी कि हर पाइवट एंट्री 1 के इक्वल हो। यहाँ पर मैंने 1 5 6 कोई भी वैल्यू ले ली है पाइवट के लिए, लेकिन रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म के लिए अगर आपके पास सारी पाइवट एंट्रीज 1 के इक्वल हो। ओके, और दूसरी प्रॉपर्टी दैट ईच पाइवट इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री in its column। ओके, इसका मतलब है कि जो पाइवट है वो अकेली नॉन जीरो एंट्री हो और उस कॉलम में कोई भी नॉन जीरो एंट्री ना हो। राइट, बेसिकली अगर मेरे पास इस कॉलम में लेट्स से अगर ये 4x4 की है, तो अगर ये इसकी फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम में अगर मेरे पास ये पाइवट एंट्री है तो बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। इसमें मेरे पास कोई भी पाइवट नहीं है तो इसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे। अगर यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे पाइवट है, ओके, तो बाकी सारे एलिमेंट्स कॉलम के जीरो हो।
सिमिलरली इसके सारे एलिमेंट्स कैसे हो, 0 हो। तो ये मेरे पास आ गए क्या, पाइवट एंट्रीज। ये मेरी है पाइवट एंट्रीज, और पाइवट एंट्रीज के करस्पॉन्डिंग जितने भी कॉलम्स हैं वो क्या है, 0 है। अब यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, जो सेकंड कॉलम है इसमें कोई भी पाइवट एंट्री नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन जो पाइवट एंट्री है उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं होगा सिवाय पाइवट के। पाइवट इज द ओनली एलिमेंट जिसका जो कि 0 होगा। ओके, अब बात करते हैं रैंक पे। तो बेसिकली एक्लन फॉर्म और रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म जो है वो हमें रैंक निकालने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। ओके, तो रैंक अगर मुझे कोई डिफाइन करना चाहेगा तो रैंक क्या होता है? एक तरीके से बोल सकते हैं जिसका डिटरमिनेंट, जैसे कि 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट 0 हो रहा है, अगर 2 क्रॉस 2 का नहीं हो रहा है तो रैंक 2 हो जाएगी। हाँ, बेसिकली इनके कहने का जो मतलब है वो ये है कि हर स्क्वायर सब मैट्रिक्स, ओके, अगर ए कोई एक मैट्रिक्स है, देन एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर r+1 इज सिंगुलर। सिंगुलर मतलब कि उस r से बड़े जितने भी ऑर्डर हो, उनसे बड़े जितने भी ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, सिंगुलर है। और r ऑर्डर पे जो मैट्रिक्स है वो कैसी हो रही है, नॉन सिंगुलर। तो उसकी रैंक क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ ए उस टाइम पे r हो जाएगी। ओके, या फिर आप ये बोल सकते हो दैट देयर इज एटलीस्ट वन स्क्वायर सम मैट्रिक्स। एक कोई ऐसी स्क्वायर सम मैट्रिक्स हो ए में of order r which is non-singular, ओके। और जैसे ही आप ऑर्डर इंक्रीज करते हो तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, सिंगुलर हो जाए, वो मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए, तो वहां पर क्या बोलोगे आप, जो रैंक है मैट्रिक्स की वो क्या है, r है। तो आप किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हो, बेसिकली आप उसको एक्लन फॉर्म की हेल्प से रैंक निकालते हो। लेट्स सी इट, कि अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, लेट्स से 1 4 7, मैं कोई भी एक आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स ले रही हूँ, तो अगर आप इसकी रैंक निकालनी हो तो आप क्या करोगे, आप इसमें ट्रांसफॉर्मेशंस लगाओगे। ओके, तो एक्लन फॉर्म में क्या होता है, पाइवट एंट्री के नीचे के सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, 0। तो मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ क्या आया, मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाया r2 4 r1 एंड r3 में लगाया r3 7 r1। ओके, तो ये मेरे पास कुछ आ जाएगा 1 2 3 0 0, और यहाँ क्या आएगा 4 2 8 -3 4 3 12 -6 7 to the power -6 और 9 21 9 -21 -12। फिर से मैंने अगेन ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। अब मुझे क्या करना है, इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 करने हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, r3 3 r2 लगा दे रहे हैं। जब मैंने r3 3 r2 लगाया तो मेरे पास आया ये 0 0 0 हो जाएगा, और मेरे पास आ गए 2 पाइवट एंट्रीज, जो कि ये मेरे पाइवट एंट्रीज हैं। तो यहाँ से मेरे को मालूम पड़ा कि जो रैंक ऑफ ए आई है वो क्या आई है, रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, क्योंकि ये अगर मैंने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ली तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 0 नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले रही हूँ तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ओके, तो अगर रैंक के इंटरप्रिटेशन से देखो तो वो चीज भी फुलफिल हो रही है। तो बेसिकली एक्लन फॉर्म जो हो गई, रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म होगी, ये बहुत काम की फॉर्म्स होती हैं रैंक निकालने के लिए और बाकी सारी चीजें करने के लिए भी। ओके, अभी रैंक की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज है रैंक की, दैट रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। ओके, और अगर मेरे पास कोई एक ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जो कि ऑर्डर n की है, तो उसकी रैंक क्या होगी, n हो जाएगी। ओके, क्योंकि नॉन सिंगुलर है। ओके, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ए कोई एक m क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ ए इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ m कॉमा n, राइट। यस मैम। ओके, और सिमिलरली रैंक ऑफ a प्लस b दिस इज लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ a प्लस रैंक ऑफ b। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं रैंक की। अभी एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज
रैंक ऑफ ए बी, अगर मेरे पास दो मल्टीप्लीकेशन ए और बी का मल्टीप्लीकेशन की रैंक है, ओके, तो अगर मैं इसके अपर बाउंड और लोअर बाउंड की बात करूं कि जो रैंक ऑफ ए बी का अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होगा, तो क्या मुझे कोई बता सकता है इसका अपर बाउंड क्या होगा? Rank of AB is less than equals to what? Minimum of rank of A मैम रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी। rank of B। क्या कोई मुझे इसका लोअर बाउंड मैम बताएगा? रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन, एन वो होगा जो ए और बी से एलिमिनेट होगा मल्टीप्लाई करने में। राइट, रैंक ऑफ A प्लस रैंक ऑफ B माइनस n, ये होता है इसका लोअर बाउंड। और ये क्या है? दिस इज बेसिकली सिल्वेस्टर्स इनइक्वालिटी। कौन सी इनइक्वालिटी होती है ये? सिल्वेस्टर्स इनइक्वालिटी। सिल्वेस्टर्स इनइक्वालिटी में हमें बताया गया है कि अगर मेरे पास A कोई एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, B मेरे पास कोई n क्रॉस p की मैट्रिक्स है, तो जो A B होगा वो क्या हो जाएगा? m क्रॉस p का मैट्रिक्स होगा। ओके, तो यहां से अगर मैं लोअर बाउंड की बात करूं, तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लोअर बाउंड की बात करते हैं, दैट इज बेसिकली द सिल्वेस्टर्स इनइक्वालिटी, व्हिच इज रैंक ऑफ AB is greater than equal to rank of A plus rank of B minus n। अब n यहाँ पर क्या है आपको समझ में आ गया? n क्या था? ऑर्डर था इसमें n, क्या इसमें एलिमिनेट होगा वो होगा, इसमें तो एलिमिनेट ही नहीं हो रहा कोई। इसमें? हाँ, समझ में आया? सिल्वेस्टर इसको क्या बोलते हैं? इस पूरी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सिल्वेस्टर्स इनइक्वालिटी। ये समझ में आया? यस ओके, ये क्या हुआ? अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, और उसके रैंक का अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होता है, वो ये आ गया। ओके, अभी जब हम ये बोलते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक R है, तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो मुझे बताइए इन द टर्म्स ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस के तौर पर, कि अगर रैंक R है तो क्या बोलना चाह रहे हैं रैंक की हेल्प से हम, इसका मतलब मैम उसकी आर रो या आर कॉलम आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हाँ, कि अगर इसकी रैंक R है, इसका मतलब हुआ दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ linearly independent rows as well as columns in A is R। ओके, कि कॉलम्स में और रोज में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट है वो कितने हैं? R रोज और R कॉलम्स हैं जो कि मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स है। ओके, रैंक ऑफ R का मतलब ये है। ओके, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर A मेरे को पास m माइनस m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, कि मेरे पास m माइनस r लीनियरली इंडिपेंडेंट रिलेशंस हैं between rows of A, and you can also say that there are n minus r linearly independent relations between columns of A। ओके, तो बेसिकली इंटरप्रिटेशन की बात करें हम, तो इसका इंटरप्रिटेशन यही होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज कितने हैं, और कॉलम्स में और रोज में कैसे भी आप बात कर लो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम्स कितने हैं, वो मेरा रैंक हमें इजीली बता देता है। ओके, अभी आप देखो कि अगर मैं आपको इस तरीके से डिफाइन करूं कि अगर A कोई एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की, B कोई एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की, और रैंक ऑफ A B अगर 1 है, then rank of BA can't be like 0 1 2 3, these are the options। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दैट रैंक ऑफ BA क्या नहीं हो सकती? मैम जीरो नहीं होगी। जीरो नहीं होगी, कैसे? आप इस चीज को देखिए, मैंने बोला रैंक ऑफ AB इज इक्वल्स टू 1, तो अगर AB इज इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब क्या है कि जो AB मैट्रिक्स होगी वो क्या है? सिंगुलर है। अगर उसकी रैंक 1 है, यानी कि जो अगर पूरी जो मैट्रिक्स AB है वो कैसी है? सिंगुलर है, राइट?
क्या हम इसको मैम ऐसे 3 नहीं बोल- होगी, सॉरी 3 नहीं होगी। 3 नहीं होगी, दैट्स राइट। ओके, अब अगर ए बी सिंगुलर है, इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 0 के इक्वल है, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे ये पता चला दैट ईदर डिटर्मिनेंट ऑफ बी और ईदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इनमें से किसी एक का डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है। तो अगर इनमें से किसी एक का डिटर्मिनेंट 0 है, देन रैंक ऑफ बी ए कांट बी इक्वल टू 3। ये 3 नहीं हो सकती। अगर इनमें से किसी एक का डिटर्मिनेंट 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई एक इनमें से जो है वो सिंगुलर है। तो अगर सिंगुलर है तो क्या होगा, किसी इनकी रैंक कभी भी 3 के इक्वल नहीं हो सकती। वो समझ में आया ये? यस मैम। ओके देन आज के लेक्चर को यही रैप अप करते हैं, अगले में इसको कंटिन्यू करेंगे, परम्यूटेशन मैट्रिक्स वगैरह। परम्यूटेशन मैट्रिक्स है, उसके बाद डिटर्मिनेंट, इनवर्सेस, काफी सारी चीजें हैं। ओके, वो सारी चीजें देखते हैं नेक्स्ट। ओके, आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम? एनी डाउट्स गाइस? मैम यूनिटरी मैट्रिक्स पे जो आपने करवाया उसके अंदर मुझे एक डाउट है ओके, पीछे। हाँ बोलिए। मैम पीछे मतलब आपका पेजेस पीछे कीजिए ओके, यूनिटरी मैट्रिक्स पे। व्हाट? या मैम यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर आपने 1 लिखा था, वहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस और माइनस 1 नहीं होगा? कहाँ पर? यहाँ पर लास्ट लाइन जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर आपने 1 लिखा है इक्वल्स टू 1। डिटर्मिनेंट या आप इस चीज की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, नीचे एकदम नहीं इसको। ओके ओके, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। हम्म, क्योंकि यूनिटरी मैट्रिक्स में एक चीज होती है, शायद आपने अब यूनिटरी मैट्रिक्स, अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करना भूल गई, वो ये थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू जब 1 होगा तभी ये होता है। ओके, दिस होल्ड्स, यूनिटरी मैट्रिक्स में एक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स वाली चीजें हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, दिस होल्ड्स ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स है ऑफ ए इज ऑफ यूनिट मॉड्यूलस, यूनिट मॉड्यूलस। ओके, तो अगर हम बोल रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूनिट मॉड्यूलस का है, जो ए मैट्रिक्स है वो यूनिट मॉड्यूलस की है। अब यूनिट मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर a प्लस i। क्या अगर मैं बात करूं मॉड्यूलस ऑफ x प्लस आई वाई, तो मॉड्यूलस x प्लस आई वाई का इसका मॉड्यूलस क्या होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये होगा या नहीं? यस मैम। तो अब आप मुझे बताइए, जब आप रूट से वैल्यू बाहर लेते हो तो क्या वो कभी निगेटिव हो सकती है? नो मैम। तो इसीलिए हमने क्या किया है, ये क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। जब यूनिटरी मैट्रिक्स है तो हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। अब कॉम्प्लेक्स में कई सारी चीजें होती है, कॉन्जुगेट होता है, मॉड्यूलस होता है। ओके, तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी वेरी कर जाती है। जब हमने क्या पढ़ा था, ऑन द रियल फील्ड पढ़ा था, तब हमने करेक्टली लिखा था कि ए डिटर्मिनेंट ऑफ एज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। पर यहाँ पर क्या है, ये कॉम्प्लेक्स पर डिफाइन है, तो ये सिर्फ जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 होगा तभी डिफाइन होगा। क्योंकि अगर ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स ऑफ ए यूनिट मॉड्यूलस की है। तो अगर ये यूनिट मॉड्यूलस की है और मॉड्यूलस का होता है इस तरीके से डिफाइन, तो मॉड्यूलस की वैल्यू यहाँ पर जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं आ सकती। अगर निगेटिव नहीं आ सकती तो ये निगेटिव पर एक्चुअली डिफाइन ही नहीं है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट सिर्फ डिफाइन है इक्वल टू 1 के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा लिखा। अगर आपको पहले याद हो, जब मैंने आपको ऑर्थोगोनल कराई थी, शायद मैंने ऑर्थोगोनल में ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 करके डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 लिखा था, राइट? अगर मुझे मिल गया देन आई विल शो इट टू यू। या यहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, क्योंकि ये क्या है, ऑन रियल है।
ओके लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स फील्ड्स की बात करते हैं तो वहां थोड़ी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है, राइट? ओके मैम, अंडरस्टूड? यस क्योंकि मैम, मॉडुलस की बात हो रही है वहां पर। यस मैम। अंडरस्टूड? और किसी को कोई डाउट? आज का लेक्चर आई थिंक काफी एक्सटेंड हो गया है। थैंक यू मैम। ओके देन और Thank हाँ मुझे एक और चीज जाननी थी कि अगर आप लोग वीक में बीच में कभी फ्री हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि एक क्लास आपकी मैम बीच में क्लास भी हो। रहती है, क्या? मैम क्लास रहती है। तो और शाम मिड के सेम, टाइम पे आप मैम कभी मिड भी। सेम भी आने वाले हैं हम लोगों के। ओके ओके देन नो प्रॉब्लम। ओके देन गाइस, थैंक यू मैम। you. ओके देन।